देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि हद में रहो, सीमा मत लांघो, मर्यादा समझो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। जब हद टूटती है तो पूछना पड़ता है कि जिसने सीमा लांघी है उस पर कार्रवाई क्या होगी। और ऐसे ही एक नेता हैं, नाम है अबू फैसल। इनका संबंध AIMIM से है। ओवैसी के इस नेता का एक वीडियो वायरल है। सुनेंगे तो हैरानी कम होगी, लेकिन गुस्सा जमकर आएगा। कोई कैसे कह सकता है कि जो डॉक्टर इंजेक्शन देने आए उसका हाथ मरोड़ दो, उसका इंजेक्शन उसी को लगा दो। देश में कोरोना वायरस नहीं, RSS वायरस चल रहा है। ओवैसी के इस चेले की जुबान बेहद जहरीली है। ये मरने मारने तक की बातें करने लगता है। आज की अड़ी में हम पूछेंगे कि ओवैसी के इस विस्फोटक शागिर्द की गिरफ्तारी कब होगी। हमारे साथ होगा मेहमानों का खास पैनल, लेकिन उससे पहले हैदराबादी भाईजान के नायक की कोबरा से भी ज्यादा जहरीली जुबान सुनिए। आज हमारे साथ जो हमारे देश में जो चल रहा है, आज वो सारे पर्दे फाश करूंगा। इन कोरोना वायरस का जो बहाना लेके जो गेम करे हैं ये लोग, और जो गेम कर रहे हैं गवे गांव जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत कम है, जो लोग ये जो हरकतें जो कर रहे हैं उसका सारे पर्दे फाश करूंगा और आप लोगों को सावधान करूंगा। आज की तारीख के बाद कोई इंजेक्शन नहीं लेना। कोई इंजेक्शन में क्या लगाया जा रहा, कौन सा इंजेक्शन दिए जा रहे हैं हमारी माँ और बहनों को, जो बच्चे ना हो, जो हमारे आबादी ना बढ़े, वो पूरी चल रही, वो देख रहा हूं मैं। इन्हों बता दिए तो इनकी आप किसी को इंजेक्शन लेने मत दो ना। कोई इंजेक्शन देने के लिए कोई बोल रहा उसका हाथ मोड़ दो। वो इंजेक्शन पहले उसको लियो बोलो। कोई इंजेक्शन लेने के लिए आपको मजबूर करता तो आधा इंजेक्शन उसको लियो बोलो, बाद में आधा तुम लियो। सिस्टरनी का नाम पूछो, अगरचे वो मुसलमान नहीं है, तो आधा इंजेक्शन उसको देने लगा। ये कोरोना शुरोना कुछ नहीं है, ये RSS वायरस चल रहा अपने पास। सारी मीडिया को एक ही काम पे लगा दिए, किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करते रहो, इस्लाम को टारगेट करते रहो, मुसलमानों को बदनाम करते रहो, ताकि देश का माहौल खराब होता रहे। कोई मुसलमान को कारोबार करने नहीं दे रही, कोई मुसलमान को कहीं पे कुछ बेचने नहीं दे रही, कहीं मुसलमान को कहीं पे जाने आने नहीं दे रही। सारे कलमा पढ़ने वाले एक हो जाओ। आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक है। रही बात ये जो तलवारें दिखा रहे हैं, ये जो जंबियां दिखा रहे हैं, इससे हमारी औरतें आलू काटती, सब्जी काटती। रमजान है, एहतराम में हूँ। रमजान है, अदब में हूँ। लेकिन रे पापियों, अरे दरिंदों, अरे RSS के तुम्हारे जिस्म में अगरचे खून रहता तो इंसानियत की सोचते, इंसानों की सोचते। मुसलमानों से तुमको नाम मिलता है, मुसलमानों से तुमको इज्जत मिलती थी कल तक, लेकिन अब नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी असलियत दुनिया जान चुकी है। याद रखो, जब हम मारना चालू करेंगे कोई खटर में पनाह नहीं मिलेगी और ना कोई। भाषा सुन ली आपने, एक्सप्रेशंस देख लिए आपने, आंखें लग रहा था बाहर आकर गिर जाएंगी। और यह भी तय मानिए कि अगर ये पुलिस के सामने होंगे तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये भीगी बिल्ली वही है जो वो वीडियो में शेर बन रही थी। इस तरह के न जाने कितने लोग हमने देख लिए हैं, लेकिन ये जिन लोगों पर अपना प्रभाव रखते हैं, क्या उनको भटकाने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है कि इनको ये समझाएं कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं? हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी कुछ देर में आपको स्क्रीन पर नमूदार नजर आएंगे। सैयद आरिफ हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, और ये व्यक्ति AIMIM से ही अपना संबंध बताता है। प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। और हमारे साथ इलियास सरफुद्दीन भी
इस कार्यक्रम में आगे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ नहीं है। मैं सबसे पहले तो अखिलेश जी आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, अगर आपको आवाज मिल रही हो मेरी, कि कहीं ये कोई डरा हुआ भटका हुआ नौजवान तो नहीं है? और हमारे साथ इलियास भी इस कार्यक्रम में आगे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ नहीं है। अखिलेश जी को मेरी आवाज शायद अभी नहीं जा रही है। अखिलेश जी, आपको अगर मेरी आ रही हो आवाज, तो मैं ये समझना चाह रहा था कि ये कोई डरा हुआ भटका हुआ नौजवान तो नहीं है। और आप में से, आप मेरे गेस्ट में से जिसका भी टेलीविजन का वॉल्यूम चालू हो वो प्लीज बंद कर लीजिएगा और फोन के जरिए ही मेरी आवाज सुनिएगा, वरना डेफर्ड आवाजें आती हैं और वो कंफ्यूज करती हैं। अखिलेश जी जी सवाल करें। अभी आपकी आवाज आनी शुरू हुई, मैं सवाल नहीं सुन पाया था। आपने देखा इस आदमी ने किस तरीके से जहर उगला। इसने कहा कि ये कोरोना जो है ये आरएसएस की पैदा की हुई बीमारी है। जो डॉक्टर तुम्हारे पास आए, एक्चुअली ये डॉक्टर्स जो हैं ये इंजेक्शन लेके घूम रहे हैं कि महिलाओं का वंध्याकरण कर दिया जाए, तो इनको पकड़ो और इनका इंजेक्शन इन्हीं को लगा दो। और ये व्यक्ति अपना ताल्लुक एक पार्टी से बताता है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। दिनेश जी, मैं देख तो नहीं पाया, हाँ, लेकिन मेरे स्क्रीन पे टीवी नहीं आ रही है, सिर्फ हमारा अपना चेहरा दिख रहा है, हम वो स्काइप पे हैं। लेकिन मैंने सुना, जो उसका आपने सुनाया था वीडियो, उसकी आवाज मैंने सुनी। ये कोई भाषाई आतंकवादी था ये, और इसकी जगह तत्काल बिना समय गंवाए जो एक काल कोठरी होती है जेल में, वहाँ इसकी जगह है। और जहाँ का ये व्यक्ति है वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल इसको उसके उचित स्थान पे पहुँचा दिया जाए। ऐसे व्यक्ति का समाज में जितने भी देर रहेगा वो समाज का भाईचारा खराब करेगा, हमारा सौहार्द खराब करेगा, लोगों को मन में तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा करेगा, तरह तरह के ख्यालात पैदा करेगा जो प्रदेश, देश और मानवता के हित में नहीं है। और कोई नॉर्मल सा तो आदमी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। अब किस लेवल का ये बीमार है, क्यों ये बीमार है, किस दल का है, उस दल के लोग क्या कहते हैं, या किसी दल का नहीं है, तो भी कानून को अपना काम करना चाहिए, तत्काल इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये आपने एक अहम बात कही। उसी दल के प्रवक्ता हमारे साथ सैयद आरिफ साहब जुड़े हुए हैं। सैयद आरिफ साहब, ये सुना होगा आपने इस व्यक्ति के बारे में और इस टिप्पणी के बारे में, आपकी राय? ये जो कोई भी शख्स आपके स्क्रीन के ऊपर अभी बात कर रहा है, आप इसको एमआईएम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये कोई एमआईएम का इलेक्टेड पर्सन है? क्या ये कोई एमआईएम का स्पोक्स पर्सन है? क्या ये कोई एमआईएम का कोई नुमाइंदा है? क्या है ये? और दूसरी बात, अभी अखिलेश साहब ने यहाँ पर कहा है कि ये जो तो समाज के अंदर बहुत जहर उगल रहा है, इसके ऊपर तत्काल कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, सभ्य समाज के अंदर इन बातों का कोई स्थान नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए आप कि कितने लोग जेल में डाले आपने अभी तक, और क्यों रुक गए आपके हाथ अभी तक? कानून क्यों रुक गए जेल में डालने वाले इन लोगों से? अखिलेश साहब, अभी दिल्ली के इलेक्शन के अंदर जो आतंक का खेल खेला गया, जब भी आपने इतनी जोर से बोलना चाहिए तो उन सबको जेल में डाल दो, बोल के डालो इनको भी जेल में। जो कानून हाथ में लेगा और समाजों के अंदर विभाजन करने की बात करेगा, उन सबका स्थान जेल ही है, बिल्कुल जेल में डालिए। जो अगर समाज के अंदर विभाजन करने की बात करेगा, समाज को तोड़ने की बात करेगा और समाज के अंदर अगर नफरत पैदा करेगा, ऐसे सारे लोगों को जेल में डालना चाहिए। और अगर ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट करता है तो ऐसे लोगों के वास्ते भी कोई ना कोई स्थान बनाना चाहिए। आपने कहा कि इसका हमने ताल्लुक जोड़ दिया, हमको सपना नहीं आया। आरिफ साहब, अब ये तस्वीरें देख लीजिए जरा। आप ये तस्वीरें देखिए जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये जरा देख लीजिए, इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिसमें आपकी पार्टी के नेता के साथ बगलगीर होकर अबू फैसल मिल रहा है। ये आपकी पार्टी के नेता है ना, जिनके साथ खड़े हुए हैं वो। और अभी एक और सबूत दे दूंगा मैं कुछ देर में, अगर इतना काफी नहीं है आपके लिए तो। आप जवाब तो ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, खाली फोटो मत दिखाइए। आप बाबा राम रहीम के पास में भी खट्टर गवर्नमेंट के मिनिस्टर जाके उसको फंड दे के आते हैं, तो क्या हमने पूरी भाजपा को उठा के जो तो उससे जोड़ देना, उसके काले कर्मों से जोड़ देना? बोलिए ना, आप मेरे को जवाब दीजिए आप इस बात का। आप अगर कोई मेले के अंदर, अगर कोई लाखों के मेले के अंदर आगे कोई किसी के साथ अगर तस्वीर खिंचाता है और अगर साथ में खड़ा रहता है, तो आपकी अपनी पार्टी को कटघरे में खड़े कर देंगे। साहब, मीडिया के ऊपर ये खेल बंद कर देना चाहिए। ये गैर जिम्मेदार इतने बुला के, मतलब आपका इससे काम चला नहीं, आपको बड़ा जवाब चाहिए।
एक और सबूत चाहिए ये स्थापित करने वाला। अरे आपका काम साहब, आपका काम नहीं चल रहा इससे, क्यों? तो ये जम नहीं रही बात आपको, आप देखिए, हजम नहीं हो रही। आप देखिए ये सबूत भी देखिए, शायद इसके बाद आप माने। और अगर आप इस बात पर आमादा हैं कि नहीं मानना तो आप उसके लिए भी आजाद हैं, लेकिन ये सबूत देख लीजिए जरा, ये सबूत देख लीजिए आरिफ साहब। लगता है आपको मालूम है कि मैं क्या कहने वाला हूं आगे। चैन रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए, सुन लीजिए जरा, एक हमारी दिखाइए बहन जरा करे, ये। करके उनके रिश्तेदारों को वहां पे बिदर कर्नाटक में मेरा नंबर दिए, तो बड़ा कॉल करके वो लोग, क्योंकि वहां पे उनकी जो यहाँ पे बहू है वो कर्नाटक की बेटी है, हमारे तेलंगाना की बहू है, तो उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। कोई को बच्ची बड़ी परेशान थी, सबसे मदद मांगी, तो फिर भी मेरे को समझ में आए एक ही नाम, मैं बोला इस सदी के अकबर आजम को कोशिश करके देखेंगे क्या बोलते हैं। मैंने सीधा हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी का, जो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, काश हर स्टेट में, हर शहर में एक अकबरुद्दीन अवैसी पैदा हो जाए, एक अकबरुद्दीन अवैसी के वैसा नेता पैदा हो जाए, एक एमएलए हो या एमपी हो, अकबरुद्दीन अवैसी जैसा पैदा हो जाए। अल्लाह से दुआ करता हूं मैं रोजे में, अल्लाह आपको ता क़यामत तक हयात दे। मैंने सीधा हबीब मिल्लत को कॉल मिलाया। ठीक है, बस इतना काफी है, इतना काफी है। आरिफ हुसैन, साहब, मैं आपको कह रहा हूं साहब कि वो तन्हा इंसान कुछ बातें किए चले जा रहा है, और आप उस बात का जवाब हमसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कोई जिम्मेदार आदमी है? ये क्या कोई हमारा इलेक्टेड पर्सन है? ये क्या कोई एमआईएम का जिम्मेदार है? क्या है ये? आप बिना वजह के ये बिना वजह के आपके नंबर 2 लीडर के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाता है, ये बिना वजह के उनसे कोई एक रिक्वेस्ट करता है किसी को कहीं छुड़वाने के लिए, और उसको तुरंत एंटरटेन किया जाता है, और इसका AIMIM से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई नेता नहीं है, किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। आपकी बात समझ ली हमने। गीता भट्ट, आपको क्या नजर आता है इस पूरे मामले में? जी गौतम जी, देखिए ये जो व्यक्ति हैं जो अपने आप को ऑल इंडिया MIM का बता रहे हैं, तो इन्हें देखकर इनकी जो बातें हैं उनसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक होता है ना शॉर्टकट टू फेम, कि अगर आप किसी समुदाय, किसी संगठन के लिए अपशब्द बोलें, गंदी भाषा का प्रयोग करें, तो अचानक से आपको सभी आपकी तरफ देखने लगते हैं, अचानक आपके बारे में लोग बात करने लगते हैं, अचानक आपको बहुत लोग आपके जो सोशल मीडिया में कमेंट करने लगते हैं। तो या तो इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या ये शॉर्टकट टू फेम देख रहे हैं। और अगर जैसे कि ऑल इंडिया MIM के प्रवक्ता कह रहे हैं, अगर इनके संगठन, राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो आपके संगठन को भी हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहले इनके खिलाफ FIR करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की अभद्र भाषा इन्होंने इन्होंने अपना वीडियो बनाया है, उसमें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत आपत्तिजनक है। और इसको ऐसे समय में, जब पूरे विश्व में इतनी महामारी है, इतना संकट का समय है, देश में इस समय जो है इतना संकट का समय है, ऐसे समय में इस तरह की जो है सांप्रदायिक बातों को करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है, और इसके खिलाफ कार्यवाही जरूर होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। आरिफ साहब, लीगल नोटिस भिजवाएंगे इस आदमी को? क्या डिसोन करेंगे आप? लीगल नोटिस भिजवाएंगे, FIR कराएंगे इस आदमी के खिलाफ? आइए जवाब ले लें गीता जी। मैडम, जैसा मैडम ने भी यहाँ पर कहा है, सभ्य समाज के अंदर हम पहले कह चुके हैं, ऐसी भाषाओं का कोई स्थान नहीं है। कानून अपना काम करे, हमको नोटिस और FIR करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के राज ठाकरे के ऊपर कितने FIR करे हमने? सीधा खोला मौलाना को गोलियां मारो बोल रहा हूँ, जमात के लोगों को गोलियां मारो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वीडियो वायरल करो। एक किसका मुंह नहीं खोला? ना अखिलेश साहब का मुंह खोला, ना ये मोहतरमा का मुंह खोला, और ना ही आपके चैनल ने इस बात को दिखाया। साहब, नफरत इतनी फैला दी गई है कि इस नफरत को कम करते करते तुम्हारी हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतना नफरत को फैलाया गया है। ये कोरोना के अंदर भी आपने मजहब ला के डाल दिया, कोरोना के अंदर भी, बीमारी के अंदर भी ला के मजहब को डाल दिया गया है। कहीं ये वो लोग तो नहीं है जो अकबरुद्दीन के बयान की वजह से उनसे मुतासिर हो गए हों, उनके साथ अलाइन हो गए हों? उन्होंने एक बात कही थी ना कि पुलिस हटाने वाली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बात को जो उन्होंने कहा था उसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ये लोग लेके जा रहे हैं और इसीलिए उनको अपना नेता मानते हैं?
साहब योगी की बात से भी मुतासर हो गए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और योगी आदित्यनाथ की बात से भी मुतासर। राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी साहब, बहुत स्वागत है। मुद्दा आज का आप समझ ही गए होंगे। ये व्यक्ति एक वीडियो डालता है और उसमें ये कहता है कोरोना काल्पनिक है, ये केवल मुसलमानों को एक खास तरह का इंजेक्शन उनकी महिलाओं को लगाने के लिए ये बनाई गई बीमारी है, आरएसएस का पैदा किया हुआ ये वायरस है, और वो ये खुद को AIMIM से जुड़ा हुआ भी बताता है, और ये भी बताता है कि कैसे उसकी कई बार रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया गया बड़े लीडर्स की तरफ से। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक प्रकार से आज के वातावरण में ये व्यक्ति जो भी सरफिरा है, और ऐसे बहुत सारे लोग समाज में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर संवाद हम लोग इसका जोड़े तो इनके चीफ से जोड़े जो इस प्रकार के बयान देते हैं। और जब एक प्रकार के संस्था के अध्यक्ष अगर इस प्रकार का बयान, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर देते हों या उनके रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता हो, तो उससे संबंधित संस्था से व्यक्ति, याद होगा आपको एक बार वारिस पठान भी जो AIM के नेता थे, उन्होंने कहा था कि 15 करोड़ हिंदू 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त है। तो जब नेतृत्व में इस प्रकार का हिटरेट होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके फॉलोअर्स इस प्रकार का बयान देंगे। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है, और देश में इस प्रकार का आतंकी वातावरण पैदा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तो खैर कानून में प्रावधान है ही है, चाहे 153A हो या 295 हो, जिसको जो समाज में नफरत फैलाते हैं CRPC के तहत, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। लेकिन खतरा है कि अगर ये ऐसा विषाक्त वातावरण जो वो कह रहे हैं, कल उपचार में सभी डॉक्टरों के खिलाफ आह्वान करना कि डॉक्टर अगर इंजेक्शन दे तो उस पर प्रहार करो या सरकार व्यवस्था करे, और ये मुस्लिम महिलाओं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही एक ऐसा बयान है जो समाज में नफरत ही नहीं पैदा करेगा। आने वाले दिनों में सब लोगों के बीच में जो माहौल इससे उत्पन्न होगा, और इससे कहीं भड़क करके और भी इनसे बढ़ चढ़ करके और भी ऐसे लोग जो समाज में इक्के दुक्के होते हैं वो समाज में नफरत पैदा करेंगे। ये बहुत खतरनाक है। आपने इसको टेलीविजन चैनल पर लाया, आपने इसका विमर्श किया, लेकिन मुझे डर है कि इस प्रकार के विवाद पैदा करने वाले लोग जो अपने आप को इस ऐसे वातावरण में हीरो समझते हैं, उनको इससे खुराक मिलता है कि देखिए हमारे समाचार का कितना बड़ा संवाद पैदा हुआ। हमें भी अब ऐसे लोगों को थोड़ा इग्नोर करना होगा, पुलिस को कार्रवाई करनी होगी, सरकार को ऐसे जो अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया पर है और ऐसे शब्दों उनके खिलाफ तो कड़ा से कड़ा कार्रवाई राज्य सरकार जहां ये इस प्रकार की घटनाएं होती है उनको करना चाहिए। और अगर उनका राजीव प्रताप रूडी साहब, आज जब हम इस बारे में एडिटोरियल डिसीजन ले रहे थे कि क्या ये मुद्दा आज विमर्श का केंद्र होना चाहिए कि नहीं, पहले हमने यही समझा जो आपने कहा, हमने भी यही सोचा, लेकिन ये भी लगा कि अगर ये आदमी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पैठ बना रहा है तो उसके विचारों का क्या सच है वो सामने आना जरूरी है, उसकी मंशा क्या है सामने आना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जितने सारे लोग इसके प्रभाव में आ सकते हैं, उस प्रभाव को भी खत्म किया जाना और हकीकत को सामने लाया जाना जरूरी है। लेकिन आप जब ये बात कह रहे थे कि जहां ये सब बातें कही जाएंगी वहां पर होगा क्या, ये जब आप ये बात कह रहे थे कि इनके बड़े नेता जब इस तरह की बातें कहेंगे तो खुद को एक समर्थक बताने वाला या खुद को किसी भी तरीके से जोड़कर देखने वाला उस पार्टी से, वो भी तो यही करेगा। आरिफ साहब कुछ कहने के लिए बेचैन थे। आरिफ साहब रूडी साहब जिस अंदाज में बात है पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह चुके हैं कि इस का हमारे चीफ। आरिफ साहब आपकी आवाज साफ नहीं है, पहले तो आप उस जगह पर बैठिए जहां से आपकी आवाज हमको स्पष्ट मिलनी शुरू हो। इनकी आवाज ठीक कराइए, इनकी आवाज कट कट के आ रहे हैं, आपके पास दोबारा आएंगे, आपकी बात लेंगे, लेकिन पहले सिग्नल्स ठीक आने दीजिए। इस बीच में आप क्या कह जाएं और उसके क्या निहितार्थ निकाले जाएं वो जोखिम हम नहीं चाहते। अखिलेश जी आपके पास एक बार फिर से, क्या अपने ही दल के अपने ही समर्थन में खड़े हुए कुछ लोगों को शय दे देना, फिर उनसे किनारा कर लेना, यह भी पॉलिटिक्स में आम होता रहा है, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? देखिए, अभी हम दो लोगों की बातें सुने, एक रूडी जी की और एक जो गीता बहन थी उनकी। किसी का फोटो तो दिख नहीं रहा है, मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। इन दोनों लोगों ने इस बात को, दो चीजों को स्वीकारा कि आजकल समाज में ऐसे लोगों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इस तरह की कटु भाषा और सांप्रदायिकता फैलाने वालों का, और कुछ लोग इसे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए भी यूज करने लगे। यह सत्य है और ये दोनों तरफ से हो रहा है। हमारा सिर्फ बार बार यही कहना है कि एक प्रश्न उठाया उन्होंने कि दिल्ली में हुआ या कहाँ हुआ, तो सब हम लोगों ने मांग भी की, बात भी उठाई। निष्पक्ष भूमिका सरकार बनती है।
पार्टी को सर आपकी आवाज में भी समस्या आ रही है, वही समस्या जो पहले आरिफ भाई की आवाज में आ रही थी। इसको दुरुस्त करवाता हूं, मैं आता हूं आपके पास। तब तक इलियास सरफुद्दीन के पास में जाता हूं। इलियास सरफुद्दीन, इस आदमी ने एक बात कही और वो जानता है कि इस बात का असर होता है, इसलिए इसने ये बात कही, सारे कलमा पढ़ने वाले एक हो जाओ। सर जब कलमा पढ़ने वाले एक हो जाओ वाली ये जो पुकार लगाई जाती है, तो उसमें यह नहीं देखा जाता क्या कि कलमा पढ़ने वाला कहीं कोई अपराधी है तो उससे दूरी बरती जाए, कहीं कोई रेपिस्ट है, कहीं कोई ड्रग लेने वाला है, कोई माफिया है तो उससे दूरी। कलमा मतलब सारे खून माफ। दिनेश भाई, 2-3 बातें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। पहली बात, इस बीमारी को कोई भी अगर ग्रांटेड ले रहा और इस बीमारी को सीवियरिटी के साथ, पूरे असर के साथ नहीं लेकर, अगर ये बीमारी के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, किसी भी समुदाय का हो, उस पर एक्शन लीजिए और जनता को, भारतवासियों को, दुनिया को बचाइए। दूसरी बात, फैनेटिक हर तबके में है। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने कहा कोविड-19 कोरोना वायरस कुछ खास नहीं, खांसी बुखार है। रामदेव ने कहा कि नाक में सरसों का तेल डालो, वायरस को पेट में ले जाके एसिड से मार देगा। गौमूत्र और गौ गोबर खा लो। क्या तुलना की है आपने इलियास सरफुद्दीन? तो क्या तुलना की है? अगर एक डॉक्टर अपने मरीज के सामने या एक हौसला बढ़ाने वाला अपने फॉलोअर्स के सामने ये कहे कि चिंता मत करो, कोरोना कुछ बिगाड़ेगा नहीं, चिंता मत करो, कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक हुआ जो पेशेंट को पहले ही से या जो पोटेंशियल पेशेंट हो सकता है उसको हौसला देने की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ एक आदमी जो कह रहा है कि अगर इंजेक्शन लेकर आए तो उसी को घुसेड़ दो। ये दोनों बातें एक जैसी है इलियास सरफुद्दीन। मिसगाइडेंस है, जान को खतरे में डालना है, दीवाने बने की बात है। रामदेव हो, चौहान हो या ये बंदा हो, कोई भी नहीं करना चाहिए, कोई भी मिसगाइडेंस की बात नहीं करना चाहिए। जैसा डॉक्टर्स ने, मेडिकल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हमें बता रहे, उसके मुताबिक इस बीमारी से लड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। गीता जी, ये बातें सुनने के बाद मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि असल में कुछ लोग चीजों का इंटरप्रिटेशन अपनी सूटेबिलिटी से करके कि उनका जो दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, उनके लोगों को क्या रास आएगा और उस तरीके से वो बातें करते हैं, या आपको लगता है कि इनके दिमाग की ट्रेनिंग और ये ओरिएंटेशन ही ऐसा होता है कि ये चीजों को इसी तरीके से देखेंगे? जी गौतम जी, अगर आप देखें तो ऑल इंडिया MIM के जो दोनों बड़े प्रसिद्ध जो राजनेता हैं, ओवैसी भाई, उनके जिस प्रकार के बयान आते हैं और जिस प्रकार के विवादास्पद उन्होंने बयान पहले दिए हैं, जिनके कारण कई बार बहुत सारी डिबेट हुई है, उनमें मैंने भी भाग लिया है, उन्हें देखकर, और अभी हाल ही में यही नहीं, एक प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में, वहां भी ऑल इंडिया MIM के कोई एक नेता है मंसूर आलम, उन्हें भी वहां जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उन्होंने कार्रवाई उनके खिलाफ करी, क्योंकि वो ये झूठी बात फैला रहे थे प्रयागराज में कि 50,000 से ज्यादा लोग जो है कोरोना से मारे जा चुके हैं और इसे दबाया जा रहा है भारत में, और जो है ऐसी खबरों को दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो ये राजनीतिक संगठन है, उन्हें इस विषय पर सोचना चाहिए कि उनके साथ जो उनके नाम के साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं, वो इस प्रकार के बयान जो कहीं ना कहीं और बहुत ही दूसरे किसी भी समुदाय को दुखी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, ऐसी बातें क्यों मीडिया में आती हैं? इस विषय में सोचने की बहुत आवश्यकता है इस राजनीतिक दल को। क्या अखिलेश जी, मतलब गीता जी के कहने का मतलब ये है कि ये किसी एक आदमी की, वाहिद आदमी की कही हुई एक एब्रेजन वाली बातों के तौर पर इसको ना देखा जाए, ये सोच और विचार है एक पर्टिकुलर ग्रुप का, और उसका प्रतिनिधित्व तो ये आदमी भी करता है, बेशक ये उसका पौन ही क्यों ना हो, बेशक ये उसका प्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन ये बता रहा है कि उस पूरे ग्रुप की सोच क्या है। देखिए, ये आंशिक रूप से मैं इसे सहमत मान सकता हूं, क्योंकि अगर आप इसको टोटली सहमत होंगे तो आज हमारे देश में जो बड़ी विचारधाराओं की भी पार्टियां हैं, उनके भी नेताओं को संरक्षण दिया जाता है। तो मैं ये कहूं कि वो नेता, वो पार्टी भी इसी सोच की है, तो इसलिए मैं इसे आंशिक सोच का मानता हूं। और इन सब चीज़ों का मूल कारण, मूल दोष और प्रथम दृश्य दोष
मैं वहाँ की स्थानीय सरकारों को मानता हूँ कि जो त्वरित तत्काल अपने कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। मैंने आपको दिल्ली दंगों का उदाहरण दिया, जेएनयू को दिया, बहुत जगह का ऐसी चीजें हैं। लोग, पार्टियां, चाहे जो पार्टी हो, मैं किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब सबको पता है, लेकिन वो काम हमें दिखाना चाहिए कि हमारी सरकारें निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं। कुछ भी हो, ये जिस पार्टी से ओन करें डिसोन करें, वो काम अपना करें या ना करें, वो पार्टी इनके ऊपर कार्रवाई करे या ना करे, कानून को कार्रवाई करते रहना चाहिए, इन पे भी करते रहना चाहिए। जो इस तरह की भाषा और आचरण का व्यवहार का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर भी करनी चाहिए और तत्काल करनी चाहिए। जितने देर ये लोग बाहर रहेंगे उतना ही हमारा समाज असुरक्षित है। राजीव प्रताप रूडी जी, मैं इसमें छोटा सा विषय जोड़ना चाहूँगा। देखिए, इनके नेता के बारे में जो ओवैसी साहब है उनसे कहा, उन्होंने एक समय अमित शाह को हिटलर कहा था। चलिए, वो बातें खत्म हो गई। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के खिलाफ भी एक बहुत निंदनीय बयान दिया था। इनके रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, चलिए हम मान लेते हैं कि ये आज की स्थिति में जो बयान है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देना चाहूँगा। बहुत सारे मुसलमान देश है, जैसे टर्की है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है। टर्की में लगभग 1,29,000 लोग कोविड से प्रभावित हैं, ईरान में 1,16,000, सऊदिया में 30,000, कतार में 17,000, यूएई में 15,000, कुवैत में। अब यहाँ भी तो महिलाएं प्रभावित होंगी। क्या ऐसे लोग जो बयान देते हैं वो भारत के भीतर जो मुस्लिम महिलाएं अगर बीमार पड़ती हैं, छोड़ दीजिए कोविड से नहीं, सामान्य रूप से, अगर ये लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा कर दिया जाए कि महिलाएं जिन्हें भी इंजेक्शन दे, और पता नहीं कोविड में अभी तुरंत कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है इसके बारे में नहीं है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रामक बयान है कि दुनिया भर की मुसलमान महिलाएं, इसका मतलब अगर भारत में हो रहा है तो देश और दुनिया में भी लोग इसी प्रकार के कर रहे होंगे और कहीं भी किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो। तो ये एक ऐसा बयान है, मेरा ऐसा मानना है कि ओवैसी साहब जहां भी हो, पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उनको तुरंत इसके खिलाफ बयान देना चाहिए। और अंतिम बिंदु मेरा यह है कि अखिलेश जी ने कहा कि आंशिक रूप से सहमत है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आंशिक रूप का मतलब क्या है, मतलब जो बयान दिया वो आंशिक रूप से सही है या आंशिक रूप से गलत है, इसको भी सफाई दे दे तो ये बड़ा अच्छा होता। अखिलेश जी, सुना सवाल दिनेश जी ने यह किया था कि जो लोग इस तरह का बयान देते हैं क्या उनकी पार्टी इसी विचारधारा की है। अगर मैं कह दूं कि हाँ है तो फिर भाजपा को भी मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, भाजपा के विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इन तमाम लोगों ने जो बयान दिए थे, मैं ये मानूं कि बीजेपी पार्टी के वो लाइन है या बीजेपी उसी विचारधारा की है आंशिक रूप से। क्यों संरक्षण दिया गया, क्यों उन पर मुकदमे नहीं लिखे गए? जेएनयू में जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उन पर मुकदमे क्यों नहीं लिखे गए? इसलिए मैंने कहा प्रश्नों का और प्रश्नों के उत्तर को समभाव से जब सुन लेंगे तो आपको किसी दुविधा नहीं होगी। और आप हमारे नेता की बात कर रहे हैं, मैं अभी 100 गिनाऊंगा मोदी जी के बयानों की भाषा को लेकर के। बात दरअसल ये है कि जो कानून के जो बियॉन्ड चला जाए, जो कानूनों को तोड़ रहा हो, जो समाज में घृणता, कटुता और हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहा हो, वो किसी भी दल का हो, वो दल उस पर कार्रवाई करे या ना करे, कानून को कार्रवाई करते रहनी चाहिए। आपके नेता ने संदर्भ में नहीं कहा था, शायद आप भी नहीं सुन पाए अखिलेश जी। उन्होंने कहा था कि हिटलर, देखिए उन्होंने हिटलर और मोहन भागवत के संदर्भ में कहा था और ये भी कहा था। अच्छा, तो मेरे यहाँ लाइव नहीं है, थोड़ा इधर उधर मैं कर रहा हूँ तो उसमें जी लेकिन क्या आप ऐसी जगह बैठ सकते हैं अखिलेश जी, नेचुरल लाइट जहां आपके चेहरे पर थोड़ा और पड़े, क्योंकि आपका चेहरा ठीक से दिखाई जी। आप प्लीज वहां पहुंचे, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन तब तक आरिफ जी के पास जाता हूं। आरिफ साहब, आप ऐसे आदमी को नोटिस भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे? साहब, इतने सवाल यहाँ पर हमारे साथ किए गए, पहले मेरे को जवाब देने दीजिए। रूडी साहब ने भी यहाँ पर पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, उसके बाद आपके दिल में जो है वो आप कहिएगा। पहले ये बताइए, ऐसे आदमी को आप डिसोन करते हैं, नोटिस भेजेंगे नहीं भेजेंगे? कोई भी नहीं है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं। वारिस पठान पे भी केस बुक हुआ, इन पे भी केस बुक होना चाहिए। मतलब कानून अपना काम करेगा, आपकी पार्टी इसके खिलाफ कोई काम नहीं करेगी, कोई लीगल नोटिस नहीं भेजेगी। दाखिल कर रहे, AIMIM का नाम ले रहा है, आपके बड़े नेता का नाम ले रहा है, आप इसको कोई लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे। मेरी बात सुनिए साहब, आप जवाब नहीं देंगे तो आप मेरी बात करते रहो, आप आपकी बात करते रह जाएंगे। आप मेरी बात करो, आप मेरी बात का सीधा जवाब दे देंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। आप घुमा फिरा रहे हैं चीजों को। आप कैसे जोड़ देते? जब हम बीजेपी वालों से बात करना चाहते हैं, एंकर बीच में आ जाते, क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है साहब? ये रूडी साहब से मेरे को जरा रूडी साहब का जवाब दे दीजिए मेरे को। रूडी साहब यहाँ पर नेशनल चैनल में बैठ के इतनी गलत बात कर रहे हैं, जो ये खुद अपने लोगों को नहीं रोक सकते, अपने जोकरों को नहीं रोक सकते।
हरियाणा के कैथल में ये मेरे तो अभी आपने कुछ देर से क्या कहा मेरे समझ में तो नहीं आया। कैंप में जाकर साहब शरणार्थी कैंप में जाके लीलाराम गुज्जर कहता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर हमको इशारा कर देंगे तो 1 घंटे के अंदर हम पूरी माइनॉरिटी को साफ कर देंगे। कहाँ गए जब ये लोग, ये देखिए ऐसा है कि क्या कहा गया है AIMIM की तरफ से और उसके बड़े नेताओं की तरफ से, इस बारे में कुछ कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और आपको बता दूं आरिफ साहब, अगर इस आदमी को डिसोन करने के बारे में अब भी आप नहीं सोच रहे हैं तो आपको एक और बात बता देता हूं, एक बात और बता देता हूं आपको। आपके लिए बड़े फख्र की बात है, एक सेकंड इनकी आवाज नीचे कीजिए, आपके लिए एक बड़े फख्र की बात है आरिफ साहब, आपको बता देता हूं, UAE की प्रिंसेस आपके नेता को फॉलो करती हैं ट्विटर पर। लेकिन ट्विटर पर फॉलो करने का ट्रेंड क्या रहा? जब हमने ये देखा तो उन्होंने पहले पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी कौन है, तो उसमें कुछ लोगों ने जवाब दिया कि ये तो मुसलमानों की जो प्रताड़ित मुसलमान है उनकी आवाज है हिंदुस्तान के अंदर, और उनके बारे में तारीफों के कसीदे गढ़े गए। तब UAE की प्रिंसेस ने इनको फॉलो करना शुरू किया। तो जफरुल इस्लाम ने हाल में जो बात कही थी अरब देशों के मुतालिक, उसको ऐसा नहीं है कि वो यूं ही कह दी गई बात थी, ऐसा लग रहा है इसके पीछे ये डिफॉल्ट नहीं है, डिजाइन है। आरिफ साहब परेशान हमें, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए साहब, आप खाड़ी की बात मत कीजिए, हिंदुस्तान की बात कीजिए। नफरत यहाँ फैल रही है, नफरत यहाँ पर बैठ के मीडिया फैला रहा है, बीजेपी के लोग और बीजेपी के जोकर फैला रहे हैं। ये जोकर आप किसको कह रहे हैं, और ये जोकर किसको बोला आपने? अपनी आवाज को नहीं आप लोग करते होंगे अमर्यादा अपने अपने मंच पर, यहां बैठकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा सैयद आरिफ साहब, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बता दे रहा हूं मैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस्लामिक स्कॉलर इलियास सरफुद्दीन, एक बात देखकर मुझे बड़ी नाउम्मीदी होती है कि जब जफरुल इस्लाम साहब इस देश के बारे में कुछ कहते हैं, अनर्गल और विदेश को पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं, लोग यहां के बड़े खुश होते हैं। जाकिर नाइक को वो हीरो बताते हैं, लोग यहां के बड़े खुश होते हैं। आरिफ साहब को इस तरह की बातें कहे जाने पर बड़ा एतराज हो रहा है। क्या हम लोग अपने देश से बड़ी दूसरी चीजों को समझते रहेंगे और यूं ही देश को ताक पर रखते रहेंगे? क्या हम तैयार हैं कि हम इस देश को खतरे में डालें अपनी इस तरह की विचारधारा की वजह से? दिनेश, जिन लोगों ने साध्वी प्रज्ञा जो गोडसे की तारीफ करी और IPS शहीद ये वॉट अबाउटरी, शराब दी, ये वॉट अबाउटरी उनके खिलाफ तुरंत पैरेलल ड्रॉ करने की जो आदत है ना, दुनिया खुश होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं इलियास सरफुद्दीन, 2 गलत से 1 सही निकलता है क्या? एक संगीत को जॉब से लात पड़ी है, वहां पर कनाडा से लात पड़ी, तो जो आतंकवादियों का समर्थन करेंगे बीजेपी RSS, उनके खिलाफ आवाज उठेंगी, दुनिया खुश हो रही, 100 करोड़ हिंदुस्तानी खुश हो रही, यूनाइटेड नेशंस खुश हो रहा, अमेरिका और यूरोप खुश हो रहा। संगीत जो RSS के आतंकवादी गोडसे के पिल्ले हैं, उनके खिलाफ बोलेंगे। इसलिए इस आदमी का कहा हुआ सही हो गया। आपने जो नाम लिए, आपने जो बातें बताई, आप ये कह रहे हो कि उसकी रोशनी में ये जो किया जा रहा है ये जायज है, आप ये कह रहे हैं? रावण के पिल्लों के खिलाफ जो बोलेगा RSS आप गलत शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे और आरिफ आप करेंगे, तो ये दिखाएगा कि आप लोग झल्लाहट में असल में गलत को गलत और सही को सही नहीं कह रहे हैं। आप अपशब्दों के इस्तेमाल पर उतर आते हैं। जब आपके पास कोई पॉइंट नहीं बचता, जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तब आप खींच उतारने लगते हैं, जो कि गलत है। राजीव प्रताप रूडी साहब, ये एक गलत की तरफ इशारा करने पर 10 गलत गिनाने की ये जो आदतें हैं, खुद पर करेक्शन की बजाय ये 5 जगह गलतियां गिना देने की आदत, इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। जब तर्क नहीं होता है तो इंसान कुछ का कोई विषय रखता है, जनता सुनती रहती है। लेकिन मेरा अंतिम रूप से यही है, क्योंकि आपका भी समय समाप्त होने वाला होगा, भारत की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, भारत के मुसलमान कतई इस बात से सहमत नहीं है। जो इस व्यक्ति ने कहा है वो बिल्कुल ही गलत बयान है, और उससे पूरी तरह से मैं नहीं कहता हूँ, मुझे लगता है कि भारत की एक महिला, जिसमें मुसलमान महिला भी शामिल है, पूरी तरह से इस विषय को खारिज कर देंगी, या खारिज कर चुकी होंगी, या खारिज कर देंगी, क्योंकि ये असामान्य समाज को बांटने का, भड़काने का बयान है, जो भारत के लोग और भारतीय मुसलमान और भारत के लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत गुंजाइश है, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति किसी समाज में ऐसा बयान दे रहा हो,
और वस्तुस्थिति ये है कि एक व्यक्ति ने जो IMM से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो किसी इस तरह का संवाद अगर महिलाओं के बीच में और देश के अहित में बात करे, तो सरकार और हम सब उसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। और मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई व्यक्ति संज्ञान लेगा, सरकार संज्ञान लेके ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। मेरा इतना ऐसा मानना है। कठोर कार्रवाई करेगा कौन राजीव प्रताप रूडी साहब? इस बारे इसके व्यक्ति के बारे में ये पता चल रहा है, अगर इसको केस इन पॉइंट लें कि ये कतर में रहता है, ये ताल्लुक तो इसका तेलंगाना से है लेकिन ये कतर में रहता है। अगर तेलंगाना में रह रहा होता तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, वो लोग करते। कतर में रह रहा है, क्या इस तरह के व्यक्ति या इस तरह के लोगों के खिलाफ वो किसी भी दल से कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, कार्रवाई होगी होते हुए हम देखेंगे? आप देखें साहब, ऐसा होता है कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे वायरल न्यूज़ आते हैं, बहुत सारे फेक न्यूज़ आते हैं, बहुत सारे भड़काने वाले आते हैं। पूरी दुनिया में पता नहीं भारत की सरकार उसे कहां तक रोक सकेगी, लेकिन सबसे बड़ा ताकत यह है कि हम लोग भारत के भीतर इसकी कार्रवाई कर सके और भारत में सचेत कर सके और हम लोग आपस में मन बना ले कि ऐसे गलत संवाद को हम अपने बीच में पनपने नहीं देंगे। और इसका एक ही उपाय है कि जो उस समाज के बड़े नेता हैं उसे पूरी तौर से खारिज करे, उसकी भर्त्सना करे। तो मुझे लगता है कि भारत में बहुत सुलझे हुए मुसलमानों के नेता भी हैं जो इस प्रकार के संवाद अगर देंगे तो ऐसे छिटपुट लोग जो दुनिया के किसी कोने में बैठ के भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं वो पूरी तरह से नाकामयाब हो जाएंगे। मेरा ऐसा समझना है। राजीव प्रताप रूडी साहब, पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान का कोई नागरिक कुछ कह रहा हो तो बात समझ में आती है, ये तो हिंदुस्तानी है ना सर, तेलंगाना से ताल्लुक रखता है, कतर में बैठा हुआ है, तो फिर लौट। हाँ, तो स्वाभाविक है क्योंकि तेलंगाना में ही IMM का अध्यक्ष बैठते हैं, वहीं से जुड़ा है। तो चलिए, ऐसे लोग कामयाब नहीं। भारत बहुत मजबूत देश है, भारत की महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं बहुत मजबूत हैं। हो सकता है हैदराबाद में इनका प्रभाव पड़े, लेकिन हैदराबाद पूरा भारत नहीं है। और मैं समझता हूं कि पूरे मुसलमान इससे नहीं इस बरगलावे में नहीं आने वाला, ये मेरे को भी पूरा अकीदा है सर, ये मेरे को पूरा अकीदा है। लेकिन इस तरह के लोगों पर कार्रवाई सर, उस पर बात आ जाती है ना, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी कि जाने दिया जाएगा सर? क्या कार्रवाई को भी यह समझा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी तो ये आदमी हीरो बन जाएगा सर? नहीं, देखिए, मुझे देश के भीतर तो इसके खिलाफ केस तो आप दर्ज कर सकते हैं और अगर ये भारत से जुड़ा है तो कभी न कभी लौटेगा ही। और भारत में एक बार जब केस हो जाता है तो केस चाहे साधारण हो वो खत्म नहीं होता और व्यवस्था और प्रशासन और शासन और देश का कानून उसे ढूंढते ही रहती है। तो चलिए, हो सकता है वो विदेश में हो, परिवार के लोग, कभी वो लौटेंगे। लेकिन अगर केस सरकारें दर्ज कर लेंगी और अगर देशद्रोह का उसके खिलाफ केस दर्ज होगा और इस तरह का भड़काने का, तो कानून के हाथ से बड़ा कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि उस राज्य की सरकार निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मैं बहुत कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं कि विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा है, लेकिन जो इसके एक्सपर्ट है बता सकेंगे। जरूर रिलीफ होगा ऐसे लोगों के बारे में और हमको लगता है कि भारत की सरकार और राज्य की सरकार इस बात से सचेत जरूर होगी। राजीव प्रताप रूडी जी, मैं फिर से आपसे ये समझना चाहता हूं और इसलिए समझना चाहता हूं क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत उत्सुकता भी है। अगर कोई आदमी कोई ऐसा काम देश के किसी भी हिस्से में बैठकर करता है जिसमें मेरी भावना यहां बैठकर आहत हो रही है या पूरे देश को वो प्रभावित करने वाली अगर बात है, तो उसके खिलाफ केस कहीं पर भी दर्ज हो सकता है और वहां जाकर उसको सफाई देनी पड़ेगी कि उसने क्यों किया और कैसे किया। क्या इस व्यक्ति के मामले में भी क्या इसका कॉग्निजेंस लेते हुए कार्रवाई की जाएगी सर? ये मामला नहीं, इस तरह के तमाम मामलों पर कार्रवाई होते हुए हम देखेंगे कि आपने ये एक बात कही थी, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ये अमुक की श्रेणी में आता है और इसके लिए आपको बुक किया जाता है। मुझे लगता है कि केस करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और मुझे विश्वास है कि वहां की सरकार ऐसे बयानों के खिलाफ उसके खिलाफ केस दर्ज करेगी, चाहे वो भारत की धरती पर हो या भारत के बाहर हो, कि भारत में प्रभावित करने वाला कोई भी कानून। अखिलेश जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं राजीव जी, जो यहाँ के लोगों को प्रभावित करेगा। जी, मुझे अखिलेश जी, थोड़ा अध्ययन इस विषय पर नहीं है। जी जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लें। इधर क्या कह रहे हैं अखिलेश जी वो भी देखते हैं। जी दिनेश जी, देखिए, इस व्यक्ति का जो आपने भाषण सुनाया था, वीडियो तो मैंने देखा, जो भाषण सुना उसमें लास्ट में उसने वो ये कह रहा है, जब हम मारना चाहेंगे, तो ये कितना खतरनाक बात उसने बोली है। और जहां तक बात आ रही है कि ये कतर में बैठा है, प्रदेश की सरकार इसके ऊपर तत्काल FIR लिखाए। अगर ये 1 या 2 पेशी पे नहीं, बुलाने पे पुलिस थाने में नहीं आता है, तो वहां की सरकार हमारे विदेश मंत्रालय को लिखेगी। विदेश मंत्रालय या तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी शायद है, वहां से ला सकती है, नहीं तो उसका पासपोर्ट कैंसिल कर सकती है। उन्हें आना पड़ेगा। भारत के कानून इतने मजबूत हैं कि उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ेगा। अब इसमें
हमारे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार का विल पावर देखने की बात है कि वो एफआईआर लिखावें, वो इन्हें तलब करें, वो नहीं आते हैं तो केंद्र की सरकार को वो लिखें और बड़ी इजीली आ जाएंगे। 1-2 महीने लगेंगे, आराम से आएंगे। बहुत लोग आए हैं, भारत की सरकार ने जिसको चाहा है, जो जिसकी भी सरकार रही है, अगर वो चाह ली है कि इनको लाना है और इन्होंने क्राइम किया हिंदुस्तान में तो उन्हें आना पड़ा है और आएंगे। बस सरकार की नीयत ठीक हो तो आएंगे। दूसरी बात देखिए, आप बार बार इन दोनों लोगों से कह रहे थे कि आप लोग इनको डिसोन क्यों नहीं कर रहे हैं। यही इन लोगों की यूएसपी है। जब से हिंदुस्तान में कुछ दिनों से कट्टरता और हिंसकता का वातावरण बना करके अपने आप को नेता उभरने का शौक हुआ है, ये अगर इग्नोर करने लगेंगे ऐसे लोगों को तो इनकी फॉलोइंग कम हो जाएगी। और अगर ये सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान का 0.01% भी मुसलमान इस भाषा को लाइक नहीं करता है। वो इस तरह ये होंगे अपने आप को स्वयंभू बनने वाले मुस्लिम लीडर, लेकिन हिंदुस्तान का 99.9% मुसलमान इनके इस तरह की भाषा आचरण को लाइक नहीं करता। के नाम पर ब्लैकमेल करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। वही मैं कह रहा हूं, अखिलेश जी, कलमा पढ़ने वालों एक हो जाओ। कलमा पढ़ने वाले के पास अपना विवेक नहीं है, उसको डूज एंड डोंट्स नहीं पता है। मैं लेकिन इसको लेकर गीता जी के पास एक बात ये समझने जाना चाह रहा हूं। गीता जी, आरएसएस ना तो प्रतिबंधित संगठन है, ना आरएसएस आतंकवादी पैदा करता। आरएसएस देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना से लोगों को प्रेरित करता है। और अभी इस मुसीबत के समय भी आरएसएस तमाम जगहों पर जाकर अपना रिप्रेजेंटेशन देकर लोगों की सेवा में लगा हुआ है, हर तरीके से, चाहे वो भोजन पहुंचाना हो, मास्क पहुंचाना हो या तमाम दूसरी चीजें। फिर ऐसे लोगों के टारगेट पर हमेशा ये संगठन, ये आरएसएस का फैलाया हुआ वायरस है, ऐसा क्यों है? देखिए, इस प्रकार की जो ये दूषित सोच है उसको देख के बड़ा दुख होता है। सेवा भारती जैसे संगठन जिन्होंने कि दिन रात इस समय, इस महामारी के समय, जो कि गरीबों की जो जरूरतमंद है उनकी सेवा में लगे हुए हैं, संगठन जिन्होंने अपनी हेल्पलाइन पूरा 24/7 अपनी हेल्पलाइन खोल रखी है कि फोन करके बताएं किसे क्या आवश्यकता है। राष्ट्र सेविका समिति ने जो पीड़ित महिलाएं हैं, आजकल जैसे कई बातें सुनने में आ रही हैं कि घरों में जो है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, तो उनके लिए अलग से हेल्पलाइन शुरू करी है जिसमें कि उन्हें मदद का प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे तमाम जो कई ऐसे प्रयास हैं जो कि इस कठिन समय में, जो कि देश के लिए जो एक सकारात्मक सोच रखने वाले कि ऐसे मुसीबत के समय में क्या चीज करी जाए जो मदद हो सके। ये लोग बचते क्यों रहते हैं गीता जी? जिसके मन में जो आता है, एक अभी इलियास सरफुद्दीन अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं, इनको लिए दिए, जब कभी किसी पे नाराजगी उतारनी होती है वो एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि तुम आरएसएस के फलाने हो। आप ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते, रपट क्यों नहीं लिखाते, एफआईआर क्यों नहीं करते कि इसने आरएसएस का नाम लेकर ऐसी बातें कहने का दुस्साहस क्यों किया है? क्यों नहीं आप इनके साथ जो पर्टिनेंट धाराएं हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज कराते? जाने क्यों देते हैं ऐसे लोगों को? देखिए, ऐसे जो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इसी ऐसा बोलकर, ऐसे अपशब्द बोलकर आप, क्योंकि आप सकारात्मक काम कोई नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है इस तरह विष फैलाने का काम करके, अरे वो तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने का काम कौन करेगा? इनको आप लोग ऐतराज क्यों नहीं करते? अगर महत्वपूर्ण बनाया जाएगा, उनको महत्ता दी जाएगी। अगर महत्ता दी जाएगी, लोगों के ऊपर केस फाइल करने का प्रयास किसी को महत्ता नहीं देनी तो वो गलत कर रहा है तो उसको गलत करने दो, क्योंकि अगर गलत करने से रोकोगे तो बड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी जी के ऊपर केस अभी भी चल रहे हैं ऐसे ही विषय को लेकर, लेकिन ऐसे कई लोगों का ऐसा प्रयास है कि वो अपना जो राजनीतिक उद्देश्य है वो इस प्रकार से उसको वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें ना पड़ते हुए ये भी बड़ा गलत है कि ये ऐसे व्यक्ति अपने ही समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो मार सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं। इस तरह के आरिफ आपके पास में ऐसी बातें कहना। आरिफ आपके पास थोड़ा धीरे धीरे अपनी बात कहिएगा, मुझको सुनने में आसानी होगी, लोग भी समझ पाएंगे आप क्या कह रहे हैं। क्या इस व्यक्ति को आपकी तरफ से लीगल नोटिस जाएगा, कार्रवाई करेंगे आप या नहीं करेंगे? साहब, हमारे देश का कानून इतना सक्षम है, इतना मजबूत है कि अगर कोई गलत काम, मतलब सब सोच रहे हैं कि कोई और करे। गीता जी ने कहा कि उस पर कार्रवाई होगी, वो बड़ा हो जाएगा।
आप भी कह रहे हैं हमारे देश का कानून जो है उसके हाथ बहुत लंबे हैं, कानून काम करेगा। लेकिन रूडी साहब और अखिलेश साहब बैठ के तमाशा कर रहे हैं, नूरा कुश्ती खेल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। आप उनको पूरा समय दे रहे हैं, हमको बात करने का समय नहीं दे रहे हैं। वो झूठे झूठे इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं। साहब एक खेल मचा के रखा है टीवी चैनलों के ऊपर। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में, बोलिए अपनी बात कहिए। अब आप इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी जो बातें वो कर डालिए। अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ साहब। रूडी साहब भी और अखिलेश साहब भी सिर्फ नूरा कुश्ती खेल रहे हैं यहाँ बैठ के। और आपने आरएसएस के प्रवक्ता, आपको सबसे हमदर्दी है, मुस्लिम समाज से क्यों नहीं है? आज किसने कहा आपको मुझे हमदर्दी नहीं है? किसने कहा आपको मुझको हमदर्दी नहीं है? 2014 ये आपका ये आपकी आंखें ऐसा देख रही हैं। आप लोगों ने खास तरीके से चीजों को देखने के लिए खुद को ट्रेन किया हुआ है। आप मेरी बातों में क्या वो बात थी? आरएसएस क्या प्रतिबंधित संगठन है? आप बताइए आरिफ साहब। तो क्या एमआईएम प्रतिबंधित संगठन है? बताइए। नहीं, मैंने कहा क्या ये बात? क्या एमआईएम है? मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या? अरे मैंने कहा क्या? आप अपने से कहां से निकाल के ला रहे हैं मतलबों को? आप चीजें जैसा देखना चाहेंगे वैसी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। कार्रवाई होना चाहिए। एक बार नहीं करे कपिल मिश्रा पे कार्रवाई होना चाहिए। एक बार नहीं कैथल के आमदार पे कार्रवाई होना चाहिए। सब नफरत फैला के रखे पूरे देश के अंदर ये लोगों ने, सिर्फ मुस्लिम समाज के खिलाफ, मुसलमानों को गाली देके सत्ता हथियार। जिस समय उन नेताओं पर हमको कार्यक्रम करना था, हमको रिपोर्टिंग करनी थी, हमने किया है। अबू फैसल पर बात हो रही है, अभी मंगल ग्रह की बात मत कीजिए। अबू फैसल पर रुकिए। अबू फैसल के बारे में आपकी विचारधारा स्पष्ट कीजिए। हम के सत्ता में है कि हमके मुख्यमंत्री है, हमके हमारे गृह मंत्री है। आप कार्रवाई कीजिए, कौन रोका आपके हाथों को रोकिए। आप अपनी तरफ से क्या करेंगे? हमको मालूम है गृह मंत्री है, हमको मालूम है क्या किया जा सकता है। आप क्या करेंगे? आपका नाम लिया गया है कि मैं इस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। या अबू फजल हो या कोई हो, जो कानून हाथ में लेगा जेल में डालो उठा के उनको। तमाशा बना के रख दिया पूरे। आप नहीं खेल रहे हैं नूरा कुश्ती इस व्यक्ति के साथ कि कानून काम करेगा। ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे थे आपस में, अखिलेश और राजीव जी। पूरा चैनल गंदा खेल और घिनौना खेल मुसलमानों के साथ देश में। अखिलेश जी आपके पास एक बार फिर से आता हूं मैं। ये अब इसमें इसको लेकर दो तरह के ओपिनियन है। एक तो ये है कि इस तरह का अनर्गल प्रलाप करने वाला, खुद को इस तरह के बयानों के जरिए वायरल करके चर्चा में लाने की कोशिश करने वाले आदमी के संदर्भ में कार्रवाई ना की जाए, उस पर बात भी ना की जाए, वरना वो चर्चा में आता है और उसका जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह के आदमी को पिन पॉइंट करके अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या इस तरीके की हसरतें रखने वाले लोग बढ़ते नहीं चले जाएंगे? नहीं, देखिए बढ़ते तो चले जाएंगे। ये तो आजकल सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर्स हैं और प्रदेशों में हर जगह साइबर सेल बने हुए हैं। ये पता नहीं कब का वीडियो है, मुझे नहीं पता। अभी तक कार्रवाई 2 तारीख का सर, 2 तारीख का। हाँ, तो प्रदेश की सरकार या पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, हमें आश्चर्य हो रहा है। लेकिन आजकल तो तुरंत कार्रवाइयां हो जाती हैं। और किस लेवल का है वो आपको तय करना है कि हमें उसको नेशनल टीवी पे दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ये आपका विशेषाधिकार है। हाँ, लोग प्रश्न जरूर कर सकते हैं कि किस लेवल के आदमी को दिखाया, किस लेवल के आदमी को आपने नहीं दिखाया। बात हम सिर्फ कानून के दायरे में और जो यहाँ पे व्यवहारिकता उस पर करेंगे। आपने और किसी और ने भी आरएसएस की जिक्र किया, हम उस पर नहीं जाना चाहते क्योंकि वो भी दूध के धूले नहीं है और उनके भी तमाम चीजें हैं। बातें करनी अगर होंगी तो हमारे आदरणीय मोदी जी भी बहुत से हिंसक कट्टर बातों को रखने वालों को फॉलो करते हैं। नहीं सर, दूध के धुले वाला संदर्भ नहीं है, दूध के धुले वाला संदर्भ नहीं है। कोरोना आरएसएस का पहला पैदा किया हुआ वायरस है, ये स्टेटमेंट दिया है उस व्यक्ति ने। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आरएसएस के लिए अगर कह रहा है तो ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। लेकिन देखिए ना सर, बाकी किसी विचारधारा को प्रमोट करने का मेरा कोई मकसद नहीं है सर। मैं राजीव प्रताप रूडी साहब के पास चलूं मैं सर, आ रहा हूं आपके पास। जो सर्टिफिकेट दिए उसकी बात मैं कर रहा हूं। नहीं, सर्टिफिकेट देने का काम मेरा नहीं है सर। नहीं, मैं कह रहा हूं प्रतिबंधित संगठन है क्या आरएसएस? नहीं, आपने ये बात आपको आरएसएस के संदर्भ का जिक्र करना आपको नागवार गुजरा होगा अखिलेश जी, वो बात अलग है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी साहब, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। शायद इस दौरान तक आप ये आप ठीक कह रहे थे कि कैसे इसमें कार्रवाई क्या होनी चाहिए, क्या इसके प्रोसेसेस हैं। ये जाहिर है ये टेक्निकलिटी है और इसके बारे में आप अभी हो सकता है इसलिए टिप्पणी ना करना चाह रहे हो। लेकिन सर, इस तरह की चीजों को निप इन द बड करना पड़ेगा सर, नहीं तो इस तरह के लोगों और इस तरह के दलों के हौसले बढ़ते जाते हैं सर। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और हमने शायद अभी चेक किया है। कतर, आप कह रहे हैं ये व्यक्ति कतर में है,
तो अभी तक शायद, अब मैं इसको फिर से कंफर्म बेसिस पर, यूएई के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और कतर के शायद नहीं है, लेकिन इसको वेरीफाई करने का है। और जिन देशों के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन सर, और एक बात मैं आपको, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, आपकी जानकारी में और डाल देता हूं। हो सकता है बातों बातों में वो कर्सरीली निकल चुका हो, आपके दिमाग में वो बैठा ना हो कि यूएई की प्रिंसेस ने असदुद्दीन ओवैसी को फॉलो करना इसलिए शुरू किया क्योंकि उनको कुछ लोगों ने ये बताया है, आप जरा देखिएगा जाके, जिस बातचीत के बाद उन्होंने फॉलो करना शुरू किया है, कि ये असल में मुसलमानों के मसीहा हैं और ये वहां पर परसिक्यूटेड मुसलमानों की आवाज हैं। उसके बाद उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू किया है। तो ये जो कुछ लोग जो ये इशारा कर रहे हैं कि अरब देशों को हम बोल देंगे तो वो आके यहाँ पे दरोगा बन जाएंगे, जरा इस पूरी डिजाइन को भी आप लोगों के लिए समझना और उस पर आवश्यक जो काम है वो करना जरूरी है। फिलहाल आज की अड़ी में इतना ही। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।